भारतीय इतिहास और संस्कृति के इस नए सफर को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी के राज्य के बारे में। हम देखेंगे कि मध्य एशिया से आई हुई जातियों का किस तरह असर भारत की भूमि पर दिखाई देता है। नमस्कार, मेरा नाम है अदिति त्यागी और आपका बहुत स्वागत है भारतीय इतिहास और संस्कृति के इस नए सफर पे। मध्य एशिया की दो जातियां जिनका व्यापक विकास हुआ था वे थी तुर्क और मंगोल। इन दोनों का विश्व इतिहास पर व्यापक प्रभाव हुआ। तुर्कों का उद्गम स्थान तुर्किस्तान तथा मुगलों का मंगोलिया। ये जातियां आरंभ में खानाबदोशों की थी जो आजीविका के लिए भटकती फिरती थी। इन जातियों के लोग बड़े वीर, साहसी और लड़ाकू किस्म के थे। इनका मुख्य पेशा लूट मार करके अपनी जीविका उपार्जन करना था। ये जातियां कबीले बनाकर रहती थीं। इनके कबीलों के पृथक पृथक सरदार होते थे। सरदारों के प्रति कबीले वालों में अपार आदर भाव होता था। इन कबीलों के लोग आपस में युद्धरत भी रहते थे और कभी कभी संगठित भी हो जाते थे। कालांतर में इन लोगों ने अपनी राजनीतिक संस्थाएं बनाकर एशिया के बड़े भूभाग और यूरोप के कुछ हिस्सों पर अधिकार जमा लिया। इनकी शक्तिशाली राज्य संस्थाएं बन गई। कुछ समय पश्चात इन लोगों में पारस्परिक वैमनस्य बढ़ा और ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गई। तुर्क मुगलों से घृणा करते थे। वे इन्हें क्रूर, असभ्य तथा अमानवीय प्रवृत्ति का कहते थे। तुर्कों में अमीर तैमूर और मुगलों में चंगेज खां के नाम पर्याप्त प्रसिद्ध हैं। भारत पर इन दोनों ने आक्रमण किए। इनके इन आक्रमणों ने इतिहास को रेखांकित किया। चंगेज खां का आक्रमण दास वंश के शासक इल्तुतमिश काल में तथा तैमूर का आक्रमण तुगलक वंश के महमूद के शासनकाल में हुआ। चंगेज खां पंजाब से वापस लौट गया, परंतु तैमूर ने पंजाब में अपनी शासन सत्ता स्थापित की। उसने वहां अपना गवर्नर नियुक्त किया। लोधी वंश के पतन के पश्चात दिल्ली में मुगल राजवंश की राजसत्ता स्थापित हुई। इस वंश का संस्थापक बाबर पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज का वंशज था। इसका अर्थ यह हुआ कि बाबर की नसों में तैमूर और मंगोल दोनों वंशों का रक्त था। क्योंकि बाबर का पिता तुर्क था तो उसे तुर्क ही मानना युक्ति संगत था, ना कि मंगोल। इतिहासकारों ने इस वंश का नाम मुगल वंश करके एक जटिल समस्या खड़ी कर दी। मुगल शासनकाल का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस राजवंश ने लगभग 200 वर्ष शासन किया। इसके प्रथम शहंशाह बाबर ने 1526 ईस्वी में इसकी नींव डाली। इतने अधिक काल तक भारत में राज्य करने वाला यह प्रथम मुसलमान राजवंश था। इसका अंतिम शासक बहादुर शाह था, जिसे 1858 ईस्वी में शासन से हटाया गया। यह राज्यकाल और विस्तार दोनों भारतीय भूभागों पर था। इस राजवंश से अधिक विस्तृत भारतीय भूभाग पर अन्य कोई मुसलमान राजवंश शासन नहीं कर पाया। मुगल शासनकाल में शांति और सुव्यवस्था के परिणाम स्वरूप मुगल शासनकाल में एक जैसी शासन व्यवस्था रही। एक प्रकार के नियम कायम किए गए और एक ही प्रकार के कर्मचारी व्यवस्था में कायम रहे। राज्य में शांति रहने से प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति हुई, राजकीय वैभव में वृद्धि हुई। मुगल सम्राटों का दरबार अपने वैभव और गौरव के लिए दूर दूर तक ख्याति पाए हुए था। उनकी प्रजा सुखी तथा संपन्न थी। साम्राज्य की यह संपन्नता उस काल की कलाकृतियों से स्पष्ट दिखाई देती है। दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी के भव्य किले, मस्जिद इत्यादि उसके जीते जागते नमूने हैं। इस काल में भवन निर्माण संस्कृति के उत्थान इतिहास में अपने सानी नहीं रखते। इन निर्माणों की भव्यता उस काल की उन्नति के मानचित्र है। इस काल का गौरव अद्वितीय था। बाबर ने अपने आक्रमण की जिहाद को संज्ञा अवश्य दी, परंतु इसका यह भाव केवल युद्ध को उत्तेजक बनाने के लिए था। शांति काल में इस प्रकार का भाव लोप हो गया। हुमायूं का युद्ध अफगानों के साथ था, हिंदुओं के साथ नहीं। उन पर उसने कोई अत्याचार नहीं किया। अकबर ने हिंदुओं का विश्वास कर उन्हें पूर्ण राजकीय सम्मान दिया। इससे मुगल साम्राज्य की नींव सुदृढ़ बनी। मुगल शासकों के इस मत के ही आधार पर इसके शासक लोकप्रिय बने।
जब औरंगजेब ने इस नीति का परित्याग किया, तभी मुगल सल्तनत का विनाश हुआ। मुगल शासनकाल में भारतीयों का फिर विदेशियों से संपर्क बना। भारतीयों के पूर्व तथा पश्चिम के देशों के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बने। पाश्चात्य देशों के व्यापारियों ने यहाँ आकर व्यापारिक आदान प्रदान किए। विदेशियों ने यहाँ अपनी राज्य संस्थाएं भी स्थापित की। बाबर का जन्म का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर के एक छोटे से राज्य का हकीम था। बाबर बचपन से ही वीर तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। बाबर की माता मंगोली सरदार यूनुस खां की पुत्री थी, जो चंगेज खां का वंशज था। यह सिद्ध मिश्रित रक्त से जन्मा हुआ इंसान था। बाबर इन दोनों ही जातियों के गुणों से पूर्ण था। बाबर बहुत ही सभ्य तथा सुसंस्कृत चरित्र का व्यक्ति था। बाबर के पिता ने उसे अपनी मृत्यु के समय केवल 12 वर्ष का छोड़ा और वह फरगना राज्य का शासक बना। 12 वर्ष की कम आयु का बालक होने पर जो राज्य मिला, उससे उसकी संतुष्टि नहीं हुई। वह अपने पूर्वजों के मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य का स्वामी बनने का स्वप्न देखने लगा। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति दयनीय थी। वह स्थिति बाबर के आक्रमण के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। दिल्ली सल्तनत तैमूर के आक्रमण की चोट के घाव से अभी उभर न पाई थी। सल्तनत की सेनाएं साहस विहीन तथा राज्य सीमाएं संकीर्ण हो गई थी। सरदारों और अमीरों ने अपनी स्वतंत्र राज्य बना लिए थे। बाबर धर्मपरायण व्यक्ति था। मुसलमान लेख तथा विद्वानों का वह आदर करता था, परंतु राजनीति के क्षेत्र में वह धर्म को प्रवेश नहीं करने देता था। उसमें धार्मिक संकीर्णता नहीं थी। उसने शियाओं पर भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया। यह हिंदुओं को काफिर तथा अफगानों को अविश्वसनीय कहता था। फिर भी अत्याचार किसी पर उसने नहीं किया अथवा कराया। उसने युद्ध के सामान्य नियमों का पालन किया। बाबर ने भारतीय इतिहास को प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावित किया। उसने अफगानों और राजपूतों की शक्ति को खंडित किया। उससे उत्तरी भारत का मानचित्र ही परिवर्तित हो गया। उसने पश्चिमी एशिया के साथ भारत को जोड़ा। इसका प्रभाव राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक तीनों क्षेत्रों में हुआ। बाबर के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उनमें हुमायूं सबसे बड़ा था। उसका जन्म 6 मार्च सन 1508 को काबुल में हुआ था। उसकी माता माहम सुल्तान हेरात के हुसैन बेकरा परिवार, शिया परिवार से थी। हुमायूं ने बाबर के जीवन काल में ही कई युद्धों में सिपह सालारी की। बाबर का शासनकाल युद्धों का था। इसी स्थिति में उसकी मृत्यु हो गई। मुगल, पठान और राजपूत युद्धरत रहते थे। निरंतर युद्धरत रहने से आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो रहे थे। हुमायूं को राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों समस्याओं से जूझना था। उसे अव्यवस्थित शासन को व्यवस्था देनी थी, सेना को नियंत्रित रखना था, विद्रोहों से सतर्क रहने का समय था। उसे अपनी सेना को भी संगठित करना था। उसमें मुगल, उज़्बेक, तुर्क, फारसी, अफगान, हिंदुस्तानी सभी सैनिक मिले हुए थे। सेना में अपने अपने कबीले के प्रमुख थे, जिनके नियंत्रण में सेना संगठित थी। इन प्रमुखों में एकता रखना सरल कार्य नहीं था। सूर अफगानिस्तान के कबीले का नाम था। इस कबीले के लोग स्वयं को मोहम्मद गौरी का वंशज कहते थे। शेर शाह ने जब दिल्ली में अपने नए राजवंश को स्थापित किया, तो वह सूर वंश के नाम से जाना गया। शेर शाह ने एक साधारण परिवार में जन्म लेकर अपनी योग्यता से स्वयं को जीवन के क्षितिज पर आसीन किया। भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य स्थापित करने वाला शेर शाह सूर था। उसने अफगानों की छिन्न भिन्न शक्ति को एक बार फिर से उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। जब मुगल सत्ता पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी, तब इसने उसके प्रभुत्व का उन्मूलन किया। शेरशाह ने न केवल नए राजवंश की स्थापना मात्र की, वरन उसे दृढ़ बनाकर उच्चतम शिखर पर पहुंचाया। उसने मुगल सत्ता को भारत से निकालकर बाहर फेंक दिया। उसके जीवन काल में निष्कासित मुगल भारत में प्रवेश का साहस न जुटा पाए। केवल 5 वर्ष के अल्प शासनकाल में उसने जिस प्रतिभा का परिचय दिया, वह भारतीय इतिहास में अद्वितीय गौरवपूर्ण है। उसने जो साम्राज्य स्थापित किया, उसे सुदृढ़ तथा पूर्ण संगठित किया। इस साम्राज्य विध्वंस का पूर्ण दायित्व उसके उत्तराधिकारियों पर जाता है। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खान था।
एक शेर का वध करने के उपरांत उसे शेर खां नाम से संबोधित किया गया। हुमायूं को परास्त कर दिल्ली का शासक बनने पर उसे शेरशाह नाम से पुकारा जाने लगा। उसके बाबा का नाम इब्राहिम और उसके पिता का नाम हसन था। इब्राहिम अफगानिस्तान के रोह स्थान का बाशिंदा था। शेरशाह ने भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना अपने बाहु तथा बुद्धि दोनों बलों से की। अत्यंत साधारण परिवार में जन्म लेकर वह उन्नति के शिखर तक पहुंचा। उसने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना ही नहीं की, वरन उसका विस्तार भी किया। उसकी सफलता के अनेक कारणों में कुछ का उल्लेख करना आवश्यक है। शेरशाह की पारिवारिक परिस्थितियों ने उसके जीवन को नया मोड़ दिया। पितृ स्नेह से वंचित होकर सौतेली माँ के आघातों को सहन कर वह कठिनाइयों को सहने का आदी हो गया था। उन्हीं से जूझते हुए उसे नया मोड़ मिला। वह परिवार से विद्रोह कर जौनपुर चला गया और वहां उसे अपनी प्रतिभा के विकासार्थ पर्याप्त अवसर मिल गए। जीवन उसकी भावी उन्नति तथा सफलता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुआ। उसे पिता की जागीर का प्रबंध मिला। उस प्रबंध काल में उसने भूमि के सुधार तथा जमींदारों के कुचक्रों का दमन किया। इससे उसे सैनिक तथा प्रशासनिक ज्ञान और उसका अनुभव प्राप्त हुआ। शेरशाह प्रथम श्रेणी का कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ था। वह भीषण प्रहार करने तथा झुककर काम निकाल लेने में माहिर था। संकट से बच निकलने और अवसर की घात लगाकर प्रतीक्षा करता था। हुमायूं की शक्ति को देखकर ही उसने उसके साथ व्यवहार किया। भारतीय इतिहास और संस्कृति में आज हमसे बस इतना ही। अगले सफर में हम अकबर, जहांगीर और शाहजहां के विषय में बात करेंगे। मैं इति त्यागी आपसे आज के लिए इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।